So dear students, now we are in a position to discuss about biasing of a PN junction. तो PN जंक्शन की बाइसिंग हम देखना चाह रहे हैं. देयर आर टू काइंड ऑफ बाइसिंग. सबसे पहले बाइसिंग होती क्या है? बाइसिंग PN जंक्शन को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से या कहिए एनर्जी से, बेसिकली किसी एक्सटर्नल एनर्जी को देना ही बाइसिंग है. तो हम एक्सटर्नल एनर्जी को बेसिकली वोल्टेज की शक्ल में देते हैं. एक्सटर्नल वोल्टेज एक कनेक्ट करते हैं. वोल्टेज को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. डीसी वोल्टेज को PN जंक्शन पे अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप मटेरियल पर कनेक्ट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप मटेरियल पर कनेक्ट कर दें, तो जो बाइसिंग होगी उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं. तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ये PN जंक्शन और इसका जो डेप्लीशन रीजन है वो किस तरीके से बिहेव करता है और इसके अंदर पॉजिटिव और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या होता है, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, इस बिहेवियर की स्टडी हमें करनी है. तो नाउ फर्स्ट हम फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डिस्कस करते हैं कि PN जंक्शन का फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में होता क्या है. ओके, नाउ सबसे पहले आप उस फिगर को रिकॉल करिए जो मैंने इससे पहले बनाई थी आपको. उसमें भी क्या था, इस फिगर को सबसे पहले हम देख लेते हैं. इसके अंदर पी टाइप मटेरियल के अंदर आप नेगेटिव आयन को देखेंगे और होल को देखेंगे. तो एक बहुत बड़ी तादाद में नेगेटिव आयन और होल्स यहाँ पर इनकी पेयर्स आपको मिलती है. तो बेसिकली आयन तो मूव कर नहीं सकते, होल्स ही मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो बेसिकली होल्स हैं, जिसको मैंने रेड सर्किल से बनाया है. ओके, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं. क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन ए वर्जिन और फ्रेश मटेरियल. तो इसका मतलब क्या है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं दो होल्स भी होने चाहिए. तो वो दो होल्स भी एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लगा रखे हैं. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एग्जैक्टली टू नंबर्स में नहीं होते, बल्कि यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए समझाया है कि ये दो हैं और जो होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स 99.99% है सपोज, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 0.01% है सपोज. ओके, तो दिस इज सो अबाउट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल. एंड एग्जैक्टली मिरर इमेज होगी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की एन टाइप मटेरियल में. बीच में डेप्लीशन रीजन होगा. डेप्लीशन रीजन को रिकॉल कर लीजिए. डेप्लीशन रीजन में एन टाइप मटेरियल की तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन होंगे. ओके, और इधर पी टाइप मटेरियल की तरफ नेगेटिव आयन होंगे और एन टाइप मटेरियल की तरफ पॉजिटिव आयन होंगे. ठीक, इनके पास कोई पेयर बनाने वाला नहीं है. ठीक, और इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं डेप्लीशन रीजन. यहां पर एक वोल्टेज होगा जिसको हम कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं. ठीक, या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं. ये मैंने आपको बताया था. ये बेसिकली स्टेट चार्ज स्पेस है यहाँ. अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही हम ये फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज मैंने कनेक्ट कैसे करते हैं वो बताया आपको. फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं होता क्या है, ध्यान से सुनिए. इस टर्मिनल को ध्यान से देखिए. ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है. ये नेगेटिव टर्मिनल क्या कर सकता है? व्हाट इट कैन डू, इट कैन इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप मटेरियल. क्योंकि एन टाइप मटेरियल में हमने कनेक्ट कर रखा है, तो ये क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए. ये डेप्लीशन रीजन जो इस टाइम मैं यहां दिखा रहा हूं, इस वोल्टेज की कनेक्ट करने के बाद ये डेप्लीशन रीजन दरअसल पहले यहां तक था, इतना वाइड था. तो ये जो ये वाली जो लाइन है आपके पॉजिटिव आयन की और इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की पेयर है इस लाइन के अंदर. तो ये जो लाइन है ये भी डेप्लीशन रीजन के अंदर पहले थी और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन था नहीं. बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन पहले नहीं था, तो ये जाहिर सी बात है डेप्लीशन रीजन में होगी. तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर देता है
और यहां पर इस आयन के पास एक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन जैसे ही देता है, ये वाली आयन की लेयर ये डेप्लीशन रीजन से बाहर हो जाती है, यानी डेप्लीशन रीजन डेप्लीट कर जाता है एन टाइप मटेरियल की तरफ से। एट द सेम टाइम ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था, सॉरी ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी नेगेटिव आयन है, ये बेसिकली पहले कैसा था, पहले इसके पास ये होल की पेयर नहीं थी, ठीक है, यानी ये पहले न्यूट्रल एटम था। तो न्यूट्रल एटम में से इस पॉजिटिव आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को सक कर लिया। जैसे ही सक कर लिया तो ये नेगेटिव आयन जो कि पहले डेप्लीशन रीजन के अंदर था, अब यहां पर एक होल नजर आने लगता है। जैसे ही होल नजर आने लगता है, ये पी टाइप मटेरियल के उस हिस्से में चला जाता है जो कि डेप्लीशन रीजन में नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही हम इस वोल्टेज को, एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग स्टेट में, फॉरवर्ड बाइसिंग के तरीके से जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये डेप्लीशन रीजन दोनों ही तरफ से श्रिंक होता है और डेप्लीट हो जाता है और छोटा हो जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो डेप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। और वो क्यों हो जाता है वो समझ गए आप? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मूव किया यहां से यहां, बात समझ में आई, और यहां से यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन यूं मूव किया पूरे सर्किट के अंदर। इसका मतलब सर्किट के अंदर एक करंट इस डायरेक्शन में मूव किया। मैं डायरेक्शन बनाता हूं। इसका मतलब सर्किट के अंदर करंट इस डायरेक्शन में मूव किया, करंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये वाला जो करंट है, ये कैसा करंट है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक फॉरवर्ड करंट बिल्डअप होना शुरू होता है जैसे जैसे हम इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं। बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं, यहां पर मैं V रखूं, यहां पर मैं I रखूं, पॉजिटिव करंट और पॉजिटिव वोल्टेज, तो करंट जो फ्लो होना शुरू होता है वो ऐसे होना शुरू होता है, ठीक, ऐसे बढ़ना शुरू होता है। एक स्टेट ऐसी आती है, सपोज दिस इज दैट स्टेट। एक स्टेट वोल्टेज की वो वैल्यू आती है जिसको हम VK बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। वो स्टेट कौन सी है समझिए। जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज V को, सपोज दिस इज V वोल्टेज, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूं डेप्लीशन रीजन कम हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा है आपके? एक स्टेट ऐसी आएगी कि डेप्लीशन रीजन कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। कैसे वैनिश होगा? ये और इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दे, इस वाले आयन को भी दे दे, तो यहां से भी डेप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। डेप्लीशन रीजन बिल्कुल वैनिश हो गया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को रोक कौन रहा था? द क्वेश्चन इज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को कौन रोक रहा था? तो उसका आंसर है ये डेप्लीशन रीजन ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को रोक रहा था। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से कौन रोक रहा था? ये वाला आयन रोक रहा था। ये वाला आयन, ये वाला आयन, ये वाला आयन, ये नेगेटिव आयन जो कि किधर की तरफ है? पी टाइप मटेरियल की तरफ है। वो इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये जब जैसे ही हमने ये नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल वोल्टेज का लगाया, इस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल फोर्स मिलने लगी जो कि पुश करती है इस इलेक्ट्रॉन को टू क्रॉस, टू जंप ओवर द बैरियर। तो बेसिकली क्रॉसिंग द बैरियर इज बेसिकली डिक्रीजिंग द बैरियर। जैसे जैसे क्रॉस करते हैं बैरियर को, वैसे ही ये बैरियर डिक्रीज होने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये बैरियर डेप्लीट होके बिल्कुल जीरो हो जाता है। याद रखिए, जब बैरियर जीरो हो गया तो उस वक्त कोई इंटरनल फोर्स यानी कोई बैरियर इंटरनली अवेलेबल नहीं है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने से रोके। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप मटेरियल गोइंग टू पी टाइप मटेरियल एंड रिकॉम्बाइन
विद द होल्स ऑफ पी टाइप मटेरियल। इस रिकॉम्बिनेशन को रोकने वाला अब कोई मौजूद नहीं है। जब बैरियर खत्म हो गया तो जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज जब कोई इंटरनल फोर्स अवेलेबल नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोके, तो एक्सटर्नल वोल्टेज का थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देना बहुत ज़्यादा जंप करा देगा, बहुत ज़्यादा रश करा देगा या बहुत भीड़ बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, फ्रॉम एन टाइप मटेरियल टू पी टाइप। यानी एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा एब्रप्टली बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, तो जैसे ही ये सिचुएशन आएगी जब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एकदम से इंक्रीज करेंगे। आप देखिए ये जो स्लोप है, ये स्लोप बेसिकली क्या बताता है, ये स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। आप देखिए यहां पर स्लोप ज्यादा है या यहां पर स्लोप ज्यादा है, तो हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है। तो जिस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है मींस रेजिस्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, और रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि इंटरनल कोई बैरियर नहीं है रोकने वाला इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। सो दिस इज सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, डेप्लीशन रीजन नैरो होने लगता है, और नैरो होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का एक बहुत हैवी करंट फ्लो होने लगता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स by the increase of a very small voltage. So this is about the forward biasing of PN junction. ठीक, अगर ये PN जंक्शन बिल्कुल हम ऐसा मान लें, एक कहते हैं एक आइडियल स्विच की तरह मान लें, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे दिखाते हैं, सपोज दिस इज V एंड दिस इज I। ठीक, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसा दिखाते हैं, मैं रेड से बनाता हूं कैरेक्टरिस्टिक को ताकि अलग से नजर आए। इस कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे चल रही है और ये वाई एक्सिस पे, तो ये लाइन तो एक्स एक्सिस पर है और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आइडियल स्विच की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो फॉरवर्ड रीजन में फॉरवर्ड ब्रेक ओवर के बाद ये डायोड एक शॉर्ट सर्किट की तरह शॉर्ट सर्किट या ऑन स्विच की तरह काम करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। अब हम रिवर्स बाइसिंग देखते हैं। रिवर्स बाइसिंग के लिए मैं थोड़ा सा कैमरे को मूव कर देता हूं इधर की तरफ। मैंने कोशिश ये करी है कि डायग्राम बड़े से बड़ा बनाऊं ताकि आपको समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो डायग्राम है ये फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम। ठीक, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हम क्या करते हैं कि पी टाइप मटेरियल को वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक, और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के एक्सटर्नल वोल्टेज के या बाइसिंग वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं दैट मीन्स हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस रीजन में देखना चाहते हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बाइस रीजन में स्टडी करना चाहते हैं। सो दिस इज अबाउट रिवर्स बाइसिंग सर्किट ऑफ ए पीएन जंक्शन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये कैसे वर्क करता है, यहां पे देखेंगे डेप्लीशन रीजन जो है वो वाइड हो गया है, नैरो नहीं हुआ, यहां पर वाइड हो गया है। तो वो कैसे हो गया, इसके लिए एक बार और मैं फॉरवर्ड बाइसिंग को दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये जो टर्मिनल, ये जो मैंने फिगर बना रखी, डायग्राम बना रखा है, ये फॉरवर्ड रीजन के लिए है। ठीक, हमें रिवर्स रीजन को समझना है तो इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको बदल दूं, यानी नेगेटिव टर्मिनल को इधर कर दूं और पॉजिटिव को इधर कर दूं, तो ये रिवर्स में काम करेगा। ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं ऐसा करता हूं होगा क्या। फर्ज कीजिए मैं नेगेटिव टर्मिनल इधर की तरफ ले आया और पॉजिटिव इधर की तरफ ले आया, तो जैसे ही मैं ये करूंगा, तो मैं पहले बना देता हूं इसको ताकि आपको फील आने लगे, एग्जैक्ट फील आने लगे। ठीक, मैं क्या करता हूं, नेगेटिव टर्मिनल यहां और पॉजिटिव टर्मिनल यहां। जैसे ही मैं ये करता हूं तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक, फॉरवर्ड जरूर लिखा है लेकिन रिवर्स मानिए आप। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा पी टाइप मटेरियल में, इजंट? तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, ये कैसा हो जाएगा भाई,
ये होल गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। ये यहाँ से होल गायब हो जाएगा, ये यहाँ से होल गायब हो जाएगा, ये यहाँ से होल गायब हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव आपके आयन बचे, ये किसका हिस्सा बनेंगे? ये सब फॉरवर्ड रीजन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? सॉरी, डेप्लीशन रीजन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसी तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, ये इधर आ गया। तो बेसिकली अब यहां पर भी ये डेप्लीशन रीजन वाइडर, अब समझ में आ रहा है वाइडर क्यों हो रहा है? वाइडर इसलिए हो रहा है क्योंकि रिवर्स रीजन में ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंजेक्ट करना शुरू होते हैं, क्या होता है? ये वाइडर होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब वाइडर क्यों होना शुरू हो जाता है ये आपके समझ में आ गया। अब मैं अपनी एग्जैक्ट फिगर, एक्चुअल फिगर की तरफ चलता हूं। सो दिस इज आवर रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये वाइडर क्यों होना शुरू हो गया, डेप्लीशन रीजन। ठीक, अब देखिए इसमें आगे और समझते हैं। ये वाइडर हो रहा है तो करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है? ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये करंट कैसा करंट है? ये करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? ये बेसिकली बैटरी ही डिसाइड कर रही है। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करता चला जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक, यहां पर ये जो लाइनें बनी हुई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनी हुई है, और ये एरो बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली ये जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रखा है, ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ाने लगता है, या कहिए बैरियर की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने लगता है। और यहाँ पर इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ने लगती है। एक बात, यहां करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ध्यान से समझिए, ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में मूव करने की। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो एक बना रखा है मैंने, पहले ये दो थे, अब ये एक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा कैरियर है? माइनॉरिटी या पॉजिटिव या मेजॉरिटी? तो ये यहां पर माइनॉरिटी है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो ये वाला होल किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। हालांकि होल मूव नहीं करता, मूवमेंट तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ये मान सकते हैं कि होल मूव कर रहा है। तो दोनों ही मटेरियल के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस करंट की वजह कौन है? इस करंट की वजह है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट कौन कर रहा है? यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट कर रही है। ये हमारा जो एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज है, उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेशन का रिस्पॉन्सिबल है पी टाइप मटेरियल में, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एन टाइप मटेरियल के अंदर। बात समझ में आ गई? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट एन टाइप मटेरियल टू पी टाइप मटेरियल फ्लो कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली उल्टा है फॉरवर्ड बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक, तो यहां पर जो करंट, यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? सपोज इट इज V, तो V कैसा है? बेसिकली क्योंकि रिवर्स वोल्टेज है, इसलिए मैं नेगेटिव से लिखूंगा, और करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं -I लिख रहा हूं। ओके, हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, इट इज अबाउट few नैनो एम्पियर्स टू few माइक्रो एम्पियर्स। जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड में ये वेरी करती है। ठीक, तो ये इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ few माइक्रो एम्पियर्स और few नैनो एम्पियर्स, जो भी है बहुत थोड़ा करंट है, तो ये बहुत थोड़ा करंट ऐसे फ्लो करता रहता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि इसकी वैल्यू है कितनी। इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है। आप इसकी वैल्यू इस एक्सटर्नल वोल्टेज की चाहे जितनी भी इंक्रीज करें, आप देखेंगे इस करंट की वैल्यू
इंक्रीज नहीं करती, ये जितने नैनो एम्पियर है उतने ही नैनो एम्पियर रहती है और फ्लो करता रहता है ये करंट। ये रिवर्स करंट है और ये बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक। इसका प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़रूर है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंक्रीज ये नहीं चेंज कर सकता। रेट ऑफ इंक्रीज चेंज करने के लिए टेम्परेचर के बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगता है, ये कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। अलबत्ता जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये डेप्लीशन रीजन बढ़ने लगता है। ये डेप्लीशन रीजन क्या होता है? बढ़ने लगता है। ये बढ़ते बढ़ते भाई कितना बढ़ेगा? क्या ये डायोड के आगे निकल जाएगा? नहीं, ये तो यहीं तक आ सकता है ना डेप्लीशन रीजन मैक्सिमम। बहरहाल ये डेप्लीशन रीजन बढ़ते बढ़ते एक लिमिट ऐसी आती है कि उसके बाद फिर ब्रेकडाउन होना होता है। क्योंकि हम रिवर्स रीजन में काम कर रहे हैं तो इसलिए ब्रेकडाउन कौन सा होगा? रिवर्स ब्रेकडाउन होगा। तो सपोज वो ब्रेकडाउन इस वोल्टेज पे होता है, सपोज इट इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR या VR, ठीक। इसके बाद जब यहां पर ब्रेकडाउन होता है तो इस पॉइंट पर होता क्या है आप वो समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पॉइंट पर सिर्फ दो बातें हो सकती हैं। हर डायोड मतलब हर किसी डायोड में सिर्फ एक ही बात होगी, लेकिन मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटीज है। जर्नल पर्पस डायोड के अंदर क्या होता है? जब ये पॉइंट आता है कि जिसके बाद अब करंट को बहुत एब्रप्टली हाई होना है, और ये हाई हो जाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज आ चुका है या नहीं। सपोज ये आ चुका है डायोड के अंदर, अब होना क्या है कि अब एक बहुत बड़ी तादाद चार्ज कैरियर्स की पैदा होनी है, ठीक। और ये जो चार्ज कैरियर्स की बहुत बड़ी तादाद है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि डायोड हमारा किस तरीके का है। अगर हमारा डायोड जर्नल पर्पस डायोड है, ठीक, अगर हमारा डायोड जर्नल पर्पस डायोड है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पर इतनी ज्यादा फोर्स लगाता है कि ये एक्सेलरेशन, इसके अंदर खूब सारा एक्सेलरेशन आ जाता है और इसकी वेलोसिटी जो है एब्रप्टली हाई हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक। जब इस डायरेक्शन में ये मूव करता है, फिर क्या करता है, ये जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ऐसे एटम्स जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना रखी है, सिलिकॉन से बना रखी है या सिलिकॉन बोरोन से बना रखी है यहाँ पर, और एन टाइप रीजन में सिलिकॉन से या सिलिकॉन जर्मेनियम से बना रखी है, तो ये जर्नल पर्पस डायोड के अंदर इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि ये उन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। ये उन बॉन्ड्स को तोड़ता है तो एक चार्ज कैरियर्स दो को पैदा कर देते हैं और दो चार को, तो एक एवलांच शुरू हो जाता है, ठीक। इसकी वेलोसिटी याद रखिए, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड तोड़ता है और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं चार्जेस के, फ्री चार्जेस के, ठीक। तो ये जो फ्री चार्जेस मींस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अब करंट जो है एब्रप्टली हाई हो जाता है और करंट थोड़े से इंक्रीज ऑफ वोल्टेज पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक। ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक आती है। तो ये कौन सा रीजन है? ये बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है और यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर एवलांच हो चुका है, एवलांच ब्रेकडाउन हो चुका है। इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाई हो जाती है। अब एक डायोड हम ऐसा भी बनाते हैं, अब जर्नल पर्पस डायोड के अंदर क्या होता है कि अगर एवलांच ब्रेकडाउन हो गया तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि डायोड जो है वो बर्न हो जाता है और फिर दोबारा किसी काम का नहीं रहता। अगर हम इस वोल्टेज को हटा भी लें तो भी वो बर्न होने के बाद 99.9% चांसेस ये है कि वो डायोड अब हमारे काम का नहीं रहेगा, वो बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा और अब हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस एक्सटर्नल रिवर्स बायस वोल्टेज। एक दूसरे किस्म का डायोड हम खास तौर पर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कराने के लिए बनाते हैं और वो जो डायोड होता है उसको बोलते हैं ज़ेनर डायोड। आप सबने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? ज़ेनर डायोड, ठीक।
वो जेनर डायोड के अंदर इस तरीके से डोपिंग की जाती है कि इस इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे ना हम, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, ये बॉन्ड्स को तोड़ दे, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होने से पहले ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है डेप्लीशन रीजन की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड्स को तोड़ देती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में नहीं तोड़ती है कि एक के बाद 4 टूटेंगी, 4 के बाद 16 टूटेंगे, ऐसा नहीं तोड़ते वो, बल्कि एक लीनियर फैशन में तोड़ती है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर डायोड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर राइज इतना नहीं हो पाता कि डायोड हमारा बर्न हो जाए। अगर डायोड हमारा बर्न नहीं हुआ तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल बायस वोल्टेज द डायोड कैन बी रीयूज्ड। वो डायोड कभी खराब नहीं होता, बात समझ में आई। और जेनर डायोड को हम करते ही रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर हैं, और आमतौर से वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के अंदर इसका यूज़ है, वो बाद में पढ़ा जाएगा। बहरहाल तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वो जाने के बाद भी वापस आने के बाद एक जर्नल पर्पस डायोड की तरह भी काम करता है और जेनर डायोड की तरह भी काम करता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आमतौर से कि क्या जेनर डायोड को हम जर्नल पर्पस डायोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर है यस, हम उसको जर्नल पर्पस डायोड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर से हम ऐसा करते नहीं है बिकॉज इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो जर्नल पर्पस डायोड के लिए तो हम जर्नल पर्पस डायोड ही यूज़ करते हैं, और जेनर डायोड की जगह पर हम जर्नल पर्पस डायोड को यूज़ नहीं करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, क्योंकि वहाँ पर अगर रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया तो जर्नल पर्पस डायोड का एवलांच ब्रेकडाउन होगा, जेनर ब्रेकडाउन नहीं होगा। जेनर ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, एक तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, एवलांच ब्रेकडाउन, और एक होता है जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन के बाद डायोड अपनी जगह वापस आ सकता है, फ्रेश जैसा था वैसा बन सकता है जब हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हटा लेंगे। तो दिस इज अबाउट रिवर्स एंड फॉरवर्ड रीजन, ठीक है। तो ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं, मोर और लेस जेनर डायोड हो या आपके जर्नल पर्पस डायोड हो, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं। अलबत्ता ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज में फ़र्क होता है जर्नल पर्पस डायोड के और जेनर डायोड के, ठीक। तो दिस इज़ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन दीज टू रीजन्स। इसको आप समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए।